हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर की, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है उन्हें बचाना, इसे बचाना, प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है उस पर बेस्ड है हमारा ये चैप्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आप बता देता हूं। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम रेफर करते हैं अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स से। मतलब अगर मैं कहूं किसी जगह पर या किसी जंगल में बहुत सारे तरह के प्लांट्स हैं, बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुल मिलाकर के बोले तो वहां मैं कहूंगा बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे और हमें इनको क्यों बचाना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन दिया है। देखो इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, ये देखो, और प्लैनेट इज इनहेबिटेड बाय मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमारा जो प्लैनेट है उसमें कई अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, ऑल प्लांट्स कंस्टिट्यूट द फ्लोरा वेयर्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूट द फोना। तो कहता है कि अगर मैं बात करूं फ्लोरा की, फ्लोरा क्या होता है? जितने भी तरह के प्लांट्स हैं उन सबको मिला करके बोलते हैं फ्लोरा, और जितने भी तरह के एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फोना। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फोना टुगेदर फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी। मतलब फ्लोरा और फोना जो है उनको मिला करके हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यही तो मैंने बोला अभी, अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। They live in a variety of places such as forests, grasslands, deserts, rivers, oceans and the other polar regions. तो इन जगहों पर ये प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं। हर जगह पर अपने खुद के स्पेसिफिक प्लांट्स और खुद के स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखो, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस मींस लाइफ एंड द डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो डेराइव हुई है एक ग्रीक वर्ड से, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी अलग अलग तरह की लाइफ की वैरायटीज। ठीक है, इट इज कॉइन्ड बाय द E.O. विल्सन इन 1992। विल्सन ने 1992 में इस चीज को क्या किया था, कॉइन किया था। इट रेफर्स टू द नंबर एंड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। यानी बायोडाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, उनके टाइप्स। तो देखो, डिपेंडिंग ऑन अ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड जियोग्राफिकल एरिया सम रीजन्स शो हायर बायोडाइवर्सिटी देन अदर्स। क्या है? डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस, मौसम कैसा है वहां का, जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, पोलर रीजन्स है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, क्या है, एंड सम रीजन्स शो हायर बायोडाइवर्सिटी देन अदर्स। तो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है दूसरे रीजन्स के कंपैरेटिवली। अप्रोक्सीमेटली 1.75 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एस्टिमेटेड टू इनहिबिट द अर्थ। यानी लगभग आप देखोगे 1.75 मिलियन, यानी तकरीबन 17.5 लाख स्पीशीज जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर एट प्रेजेंट टाइम एग्जिस्ट करती है, जैसा कि हमने अभी तक देखा है। ये डिस्कवर्ड है, यानी ये जो डाटा है ये डिस्कवर्ड स्पीशीज का है। अब तक लगभग हमने इतनी स्पीशीज को डिस्कवर किया है। दे रिप्रेजेंट ग्लोबल डाइवर्सिटी, यानी कि ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। कौन? 1.75 मिलियन स्पीशीज। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सब भी आते हैं। ठीक है, यहां देखो, यहां आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाया है कि कितने तरह की स्पीशीज यहां है अर्थ के ऊपर, और उनमें से कौन सी स्पीशीज कितना परसेंट पोर्शन जो है वो कवर अप कर रही है। तो बायोडाइवर्सिटी हैज अराइजन बिकॉज ऑफ द वेरिड क्लाइमेटिक जोन्स। अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, उस कारण से वहां पर अलग अलग तरह के मौसम दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी कैसी होगी? अलग अलग होगी। The climatic determines which type of plants and animals will survive and flourish in the particular regions। यानी कि कुल मिलाकर के मौसम जो होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस ही होती है, वही ये डिसाइड करती है कौन सा ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा वहां और कौन सा मर जाएगा। तो यहाँ जो पाई चार्ट है, आपको उस पाई चार्ट में सबसे पहले
और जो सबसे ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है वो एरिया किसका है, इंसेक्ट्स का एरिया है। कौन सा एरिया, इंसेक्ट का एरिया। देखो लगभग लगभग इतना एरिया, आधे से भी ज्यादा एरिया देखो इंसेक्ट्स का है ना। तो लगभग 7,51,000 इंसेक्ट स्पीशीज हैं अर्थ के ऊपर। फिर दे रखा है एल्गी, 26,900 स्पीशीज जो है वो एल्गी की है। फिर दे रखा है फंगस की, 69,000 स्पीशीज अप्रोक्सीमेटली फंगस की है। हायर प्लांट्स जो है यानी कि जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स जो है वो 2,48,000 है। इसके अलावा मोनेरा, मोनेरा जिसमें कौन आता है, बैक्टीरिया और अदर सिमिलर फॉर्म्स आती है, वो लगभग कितने हैं, 4,800 है। अदर एनिमल्स कितने हैं, 2,81,000 है। 1000 टाइप्स के वायरसेस हैं और कुछ प्रोटोजोन्स हैं जो अप्रोक्सीमेटली 30,800 हैं। और ओवरऑल टोटल ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज उन्होंने दे रखी है 14,13,000 स्पीशीज जो है वो ओवरऑल है। लगभग लगभग हो गई 1.5 मिलियन के आसपास हो गई। इतनी स्पीशीज का एक पाई चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर बायोडायवर्सिटी जो है वो कैसी है। India has a rich and varied biodiversity because of a variety of habitats such as deserts, grassland, tropical and the temperate forest, coastal wetlands and the alpine vegetations are also found in India. यानी हर अलग अलग तरह के जो जोन्स हैं, मतलब एक तरीके से बोलूं हैबिटाट बोलूं तो ज्यादा सही है, अलग अलग तरह के जो हैबिटाट्स हैं वो हमारे इंडिया के अंदर मिलते हैं। इंडिया के अंदर माउंटेन्स है, ग्रासलैंड्स है, वेटलैंड्स है, जंगल है, ये इतनी सारी डेजर्ट्स हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के हैबिटेट होने के कारण हर जगह पर क्या होगा, अपने अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के पास में भी बहुत अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी है। More than 50% of the total species of plants and animals found on the earth are present in India. तो more than 50% जो स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो अर्थ पे मिलती है वो भी प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। Therefore, India is the one of among the 17 mega biodiversity nations. इसीलिए इंडिया को उन 17 मेगा बायोडायवर्सिटी नेशंस में से एक रखा गया है, मतलब इंडिया भी उसका हिस्सा है। पूरे वर्ल्ड में क्या है, 17 ऐसी कंट्रीज सिलेक्ट की गई हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है और उनमें से हमारा इंडिया भी एक है। It has just 2.4% of Earth's land area but contributes over the 8% of the global biodiversity. यानी कि इंडिया के पास में पूरे वर्ल्ड के पास जितना भी एरिया है ना, उस एरिया का 2.4% है, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी है उसका अप्रोक्स 8.1% या 8.1% एग्जैक्ट डाटा है वो इंडिया के पास में। इसका मतलब कम एरिया होने पर भी इंडिया के पास में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। It is home of approx 96,000 species of animals and 47,000 species of plants and nearly half of the world's aquatic plants, यानी कि लगभग 96,000 एनिमल्स की स्पीशीज, 47,000 47,000 स्पीशीज प्लांट्स की, और लगभग आधे एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो इंडिया में मिलते हैं। जो टोटल वर्ल्ड में है उसमें से आधे इंडिया में है। ठीक है, ओलंपियाड बाइट में देखते हैं क्या है। मेगा बायोडायवर्सिटी नेशंस आर वेरी रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। तो मेगा बायोडायवर्सिटी जो कंट्रीज होती हैं वो कौन सी होती है, जिनके पास प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत अच्छी खासी डायवर्सिटी मिलती है। कौन कौन है इसमें, देखो इंडिया है, ब्राजील है, कोलंबिया है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ मेगा बायोडायवर्सिटी नेशंस हैं वर्ल्ड के। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। हॉटस्पॉट्स आर दोज स्पेसिफिक रीजंस ऑफ मेगा बायोडायवर्सिटी नेशंस व्हिच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। देखो क्या होता है, इन्हीं स्पीशीज इन्हीं कंट्रीज में जहां पर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है, इन कंट्रीज में क्या है, कुछ एक ऐसी जगहें पहचानी है, कुछ ऐसे साइट्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। अब आप देखोगे पूरे इंडिया में हर जगह पर बायोडायवर्सिटी सेम थोड़ी ना होगी, कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं पर कम होगी। तो उन जगहों पर उन जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है, और उन्हें हम बोल देते हैं कौन, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है ना। और ये वो जगह होती है जहां पर बहुत अच्छी खासे अमाउंट में स्पीशीज मिलती है और एंडेमिक स्पीशीज होती है। सर ये क्या होता है एंडेमिक स्पीशीज? ऐसी स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, पूरे वर्ल्ड में वो कहीं और नहीं मिलेगी, उसे बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। तो ये जो हॉटस्पॉट्स होते हैं ना, इन जगहों पर वो एंडेमिक स्पीशीज मिलती है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलती। ठीक है, इसके बाद देखो हिमालय, घाट्स एंड द सुंदरलैंड्स यानी सुंदरवंस हैव बीन डिजाइन्ड एज अ 4 ऑफ द वर्ल्ड्स 35 हॉटस्पॉट्स ऑन द ग्लोबल बायोडायवर्सिटी। घाट्स में ये पूरा शब्द नहीं है,
वेस्टर्न घाट है यहाँ, है ना, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, सुंदरलैंड्स यानी सुंदरवन और हिमालय, ये ऐसे रीजन्स हैं जो हमारे इंडिया के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने हैं, 35 हॉटस्पॉट्स हैं। कितने, 35 हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें से 4 हॉटस्पॉट्स जो है वो हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द बायोडायवर्सिटी आर, कुछ बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं, पहले उन टर्म्स को समझते हैं फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली टर्म आती है स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है, देखो, दे आर ग्रुप और क्लास ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हैविंग अ सर्टेन कॉमन एंड द परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्लियरली डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स एंड व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। यानी कि स्पीशीज क्या होती है, यानी कि ऐसे एनिमल्स का चाहे प्लांट्स का ग्रुप जो एक जैसे दिखते हो, जैसे दिखते हो, जो एक जैसे दिखते हो और उनके जो आपस में कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो, ठीक है। इसके अलावा वो आपस में इंटरब्रीड करके नई ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकने में भी कैपेबल होने चाहिए। तो अगर बाय चांस कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज के हैं, नंबर फर्स्ट उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखेंगे, लगभग सिमिलर दिखेंगे, और वो अगर एक मेल और एक फीमेल है तो आपस में इंटरब्रीड करके क्या कर सकता है, नई ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भैया वो एक ही स्पीशीज के हैं। अब एक आप एक बात खुद सुनो, जैसे मान लो काऊ है और ये है एक ऑक्स, ठीक है ना। जो काऊ होती है वो फीमेल है, ऑक्स जो है वो मेल है। तो यहाँ ये दोनों स्पीशीज एक सेम स्पीशीज है। क्यों, क्योंकि दोनों ही स्पीशीज के मेंबर्स जो है वो लगभग सेम दिखाई देते हैं, बस इतना फर्क है कि ये फीमेल है और वो मेल है। और अगर मैं इनके बीच में इंटरब्रीड करूं, ठीक है ना, इंटरब्रीड करके तो ये अपने ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये सेम स्पीशीज के। लेकिन अगर मैं बात करूं काऊ और मान लो डोंकी, क्या आपस में इनब्रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक तो दिखने में भी एकदम अलग है, प्लस इनमें इनके बीच में इनब्रीड होकर के कोई भी बेबी नहीं पैदा होगा। तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो एक बात और दे रखी है, होमोसेपियंस और ह्यूमंस। हमारे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस, ब्रिंग्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज। ह्यूमंस जो होता है वो एक तरह की स्पीशीज जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दो ह्यूमंस के बीच में भी इनब्रीड हो करके उनकी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं हैबिटाट की। हैबिटाट क्या होता है, सुनो, the natural environment of plant or animal species where they lives, multiplies and thrives naturally is called habitats। यानी कि वो जगह है जहां पर कोई प्लांट या कोई एनिमल नेचुरली रहता है, ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाता है, तो वो जगह जो है नेचुरली, वो जगह जो है उसे हम हैबिटाट कहेंगे, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, मैंने हालांकि बता दिया एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलती है। Plant and animal species confined to a specific geographical area and do not occur naturally anywhere else are called endemic species। सही है। फॉर एग्जाम्पल देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं एंडेमिक स्पीशीज के। एशियाटिक लायन, ठीक है, जिसको हम बब्बर शेर बोलते हैं, इज एंडेमिक टू अ गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। वो एंडेमिक है कहाँ, गिर फॉरेस्ट में, जो कि गुजरात में है। Himalayan vessel is endemic to the Himalayan region, ठीक है। Snow leopard is endemic to the Himalayan range, found from Kashmir to Sikkim, ठीक है। Wild mango and the sal trees, कौन, wild mango, आम और साल के जो पेड़ होते हैं, साल ट्रीज फ्रॉम एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। Bison, Indian giant squirrel and the flying squirrel are the endemic fauna, यानी एनिमल्स हैं of Panchmadi Biosphere Reserve। Their existence from the existence of endemic species is often threatened due to the introduction of the exotic species from some either geographical area। ये बोलता है कि ये जो अभी भी स्पीशीज हमने बात की, ये अलग अलग तरह की कितनी सारी एंडेमिक स्पीशीज की बात करिए, ये भी खतरे में आ जाती है जब बाहर से कोई स्पीशीज लाई जाती है वहां पे। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, किसी एंडेमिक जगह पर कोई स्पीशीज रह रही है, वो सिर्फ वही है। अब मान लो बाहर से कोई दूसरी स्पीशीज आई तो वो उनके लिए खतरा बन सकती है, वो उन्हें मार सकती है, वहां पर रहने वाली जो लोकल स्पीशीज है उन्हें मार सकती है। तो बाहर से आने वाली स्पीशीज लोकल स्पीशीज के लिए खतरा बन सकती है। उसके बाद देखो माइग्रेटरी स्पीशीज क्या होती है। माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, माइग्रेट करती है। इसके लिए माइग्रेट करती है वो, खाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए,
ठीक है ना। मान लो किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो वहां से उड़ करके वो या चल करके वो किसी दूसरी जगह पर चली जाएगी जहां पर उनके लिए मौसम या जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा अच्छा हो या उनके लिए सुटेबल हो। तो माइग्रेटरी स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दैट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एट अ सर्टेन टाइम of the year in order to escape unfavorable conditions or the find more suitable conditions for feeding and the reproducing are called migratory species. Yeah? The phenomenon of movement of animals in a large numbers from one place to another to overcome unfavorable conditions is called migrations. यानी unfavorable conditions से favorable conditions की तरफ जाना migration कहलाता है। ठीक है। Arctic tern makes the longest migration, ठीक है। It breeds in the northern hemisphere and the spends winter in the southern hemispheres. तो देखो आर्कटिक टर्न जो है वो सबसे ज्यादा लंबा माइग्रेशन दिखाते हैं। वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ब्रीड करते हैं और अपना विंटर जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। इतनी दूर तक चल करके आते हैं वो, ठीक है। It takes a round trip around 35,000 किलोमीटर in each year. लगभग एक साल में 35,000 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। By moving continuously between the Arctic summer and the Antarctic summer, ठीक है। आर्कटिक समर और एंटार्क्टिक समर के बीच में से वो मूव करते हुए चले जाते हैं। It sees more daylight than and other animals on the earth. यही बात है। उसके बाद एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती है? सम स्पीशीज इंट्रोड्यूस इनटू द न्यू लोकेलिटी फ्रॉम सम अदर एरिया इज कॉल्ड एक्सोटिक स्पीशीज। अभी मैंने बताया था ना एक्सोटिक क्या होती है? जो बाहर से स्पीशीज लाई गई है, ठीक है ना। उसके बाद देखो थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको खतरा है। कैसे खतरा है? ठीक है। तो थ्रेट का मतलब क्या होता है? डेंजर या खतरा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी हम बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर सकते हैं या खत्म हो रही है, हम ही कर रहे हैं। देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटीज ही इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन इज द वन ऑफ द लीडिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम टुडे, यानी कि स्पीशीज का खत्म होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, ठीक है। Several species of plants and animals have become extinct in the last 2 centuries and there are many that फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। पिछले 200 सालों में कई सारी स्पीशीज जो है वो खत्म हो गई है और इससे भी कहीं ज्यादा आज खतरे की कगार पर है, ठीक है ना, या खत्म होने की कगार पर बोलूं तो ज्यादा सही। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एकदम ही खत्म हो जाना। द लाइफ ऑन अर्थ रिलेज अपॉन द interactions and the interdependencies among the different plants and animals, therefore the biodiversity is essential for our own survival। आपको पता है ये बोलता है कि लाइफ जो है ना अर्थ के ऊपर वो इंटरेक्शंस और इंटरडिपेंडेंसी पर चलती है। इंटरेक्शंस का मतलब होता है कोई भी दो अलग अलग स्पीशीज जो है वो, या फिर सेम स्पीशीज भी हो सकती है, वो आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। या फिर इंटरडिपेंडेंसी पर चलती है, मतलब एक स्पीशीज दूसरे पर डिपेंड करती है। सही बात ही तो है। अगर हम फूड चेन या फूड वेब की बात करें तो उन जगहों पर आप देखते हो कि कोई प्लांट है, उस प्लांट को खा रहा है रैबिट, और उस रैबिट को खाने वाला कौन होगा? लायन। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बीच में से रैबिट को एक्सटेंड कर दूं तो क्या लायन भी भूखा नहीं मर जाएगा? और अगर बाई चांस मैं प्लांट को एक्सटेंड कर दूं तो क्या रैबिट भूखा नहीं मर जाएगा? है कि नहीं? तो मतलब इंटरडिपेंडेंसी पर चल रही है चीजें, ठीक है। इसीलिए हम जो है हम भी डिपेंड है कई सारी चीजों के लिए नेचर के ऊपर। तो अगर नेचर से कई सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो शायद हमारे सर्वाइवल पर भी क्या होगा? खतरा आ जाएगा। Some of the major causes of the loss of biodiversity are deforestation, pollution and the climatic changes, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज एंड द हंटिंग ऑफ एनिमल्स। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटना। अब देखोगे कि जब एक जंगल जो है उसमें अगर आपको एक भी पेड़ दिखेगा उसके ऊपर कितने सारे बर्ड्स, कितने सारे एनिमल्स, उस पेड़ के रूट्स के अंदर कितने सारे एनिमल्स रहते होंगे। अगर आप एक पेड़ को काटते हैं तो उन सारी की सारी स्पीशीज को आपने क्या कर दिया? होमलेस कर दिया। तो वो स्पीशीज कहाँ जाएंगी? फिर वो भटकते भटकते मर ही जाएंगी। तो हमने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन किया, जंगलों को काट दिया। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण भी कई सारी स्पीशीज मर जाती है, पॉल्यूशन सहन नहीं होता। क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। इंट्रोडक्शन किया जाता है एक्सोटिक स्पीशीज का, और हंटिंग ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स शिकार करना। ये सारी चीजें जो है वो स्पीशीज के एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। आपको पता है जर्मनी के अंदर पीजन्स थे,
वाइल्ड पीजन्स थे जिनको हम बोलते थे पैसेंजर पीजन्स, छोटा सा एग्जांपल है, वो पैसेंजर पीजन्स एक टाइम पर इतने ज्यादा थे कि वो जिस एरिया के ऊपर से निकलते थे ना, उस एरिया पर एक बार के लिए अंधेरा हो जाता था, इतने सारे थे, झुंड में रहते थे। लेकिन आपको पता है वहां के लोगों ने उनकी हंटिंग की, जब जैसे वो दूर से वो पूरा उनका जो ग्रुप है वो आ रहा होता था, वो बंदूक लेके खड़े हो जाते थे। उसके बाद क्या करते थे, जैसे वो आया खट 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 खट, आज 10 मारे, कल 15 मारे, और ऐसी कंडीशन हो गई है कि आज एक भी नहीं है, पैसेंजर पीजन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। किस कारण से? हंटिंग के कारण। चलिए आगे चलते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है ये सुनो। डिफॉरेस्टेशन का मतलब एक जनरल भाषा में बोलूं तो मैं पेड़ों का काटना या फॉरेस्ट का खत्म हो जाना। Ever increasing the human population increase the demand of more and more land for agriculture, ठीक है, हाउसिंग, मेकिंग रोड्स, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। जैसे जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उन्हें रहने के लिए घर, एग्रीकल्चर, रोड बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन, डैम यानी बांध बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जगह चाहिए। To meet this requirement, large forest areas are cleared which serve as a habitat to many plant and animal species. इसके लिए क्या होता है, बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया जाता है जहां पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज रह रही होती हैं। This loss or degradation of the forest is called deforestation. का जो लॉस होता है फॉरेस्ट का, उसे क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज और सम नेचुरल कॉजेस। कई बार क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो तो ये काम करती है, तो नेचुरल कॉजेस जो होते हैं वो भी हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के। फॉर एग्जांपल के लिए बाढ़ आ गई तो भी कई सारे पेड़ जो होते हैं वो बह जाते हैं। कई बार जंगलों में आग लग जाती है, उसके कारण भी क्या होता है, फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं। मैन मेड कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन बीइंग्स आर फेलिंग ट्रीज फॉर, किसके लिए वो ट्रीज को खत्म करता है, ठीक है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स के लिए लैंड लेना, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, and for building houses, factories, roads, etc. Cleaning land for mining, यानी कि माइंस के लिए रोड क्या करना, लैंड को क्लियर करना। Cutting trees for making furniture and for obtaining firewood, firewood के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, इन सब के लिए कट किए जाते हैं फॉरेस्ट को। नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखो नेचुरल कॉज क्या है डिफॉरेस्टेशन का। Some natural causes of deforestation are forest fires, volcano eruptions, several droughts यानी सूखा पड़ना, floods, earthquakes and landslides, pest, viral and the fungal disease of the plants। कई बार क्या होता है, प्लांट्स वगैरह जो है उनके अंदर कई सारी डिजीज पैदा हो जाती है, इस कारण से भी ये प्लांट्स जो है खराब हो जाते हैं और डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। उसके बाद देखो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, भाई क्या खराबियां हैं डिफॉरेस्टेशन की। तो देखो रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। हाँ, जो रूट्स होती हैं ट्रीज की वो हेल्प करती हैं सॉइल पार्टिकल्स, रूट्स जो होती है उनको सॉइल पार्टिकल्स को जकड़े रखने में हेल्प करती है। जब रूट्स फैली हुई है तो मिट्टी को वो होल्ड रखेगी। When trees are destroyed, the soil is left loose and they become prone and the erosion will by wind and moving the water। जब पेड़ कट जाएंगे तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉइल के जो पार्टिकल्स हो जाएंगे वो लूज हो जाएंगे और वो हवा के साथ या पानी के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। लॉस ऑफ टॉप सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड द न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू एरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब क्या होगा, अगर मैं ऊपर वाली टॉप सॉइल यानी कि सॉइल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा अगर वो लॉस कर देता हूं यानी खत्म हो जाता है, विच इज रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स, उसमें ह्यूमस भी अच्छी खासी होती है और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे होते हैं। अगर वो ऊपर वाला टॉप सॉइल ही चली जाएगी तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे? इट रिड्यूस द fertility of the soil। over the time the fertile soil gets converted into the desert, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो fertile soil जो होगी वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। that is called desertification, उसको desertification कहते हैं। as trees take in carbon dioxide and give out oxygen during the photosynthesis, भाई plants photosynthesis करके ऑक्सीजन देते हैं। their destruction disturbs the balance of these gases in atmosphere। Increase in the concentration of carbon dioxide, the atmospheric may lead to the increase global temperature causing the global warming। धीरे धीरे जैसे जैसे CO2 का अमाउंट बढ़ेगा क्या होगा, टेम्परेचर भी, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ेगा और यही कॉज करेगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग को। देखिए और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, यहाँ देखते हैं। ट्रीज ड्रॉ ग्राउंड वाटर यूजिंग देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेरिक थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन।
यानी कि वो क्या करते हैं, ट्रीज ड्रॉ करते हैं ग्राउंड वाटर को अपनी रूट से और उनको वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड, ओवरऑल ट्रांसपिरेशन रेट विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड। अगर बाई चांस ऐसा होगा कि ट्रीज कम हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम हो जाएगी। दिस देन कैन मेक एटमॉस्फेरिक ड्रायर एंड द लीड टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। और जब तक वाटर वेपर जो है वो एनवायरमेंट में नहीं जाएगा तब तक क्लाउड्स नहीं बनेंगे। जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो एनवायरमेंट ड्राई होने लगेगा और रेनफॉल भी कम हो जाएगा। ट्रीज हेल्प टू एब्सॉर्ब द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। ट्रीज क्या करते हैं, जो रेन वाटर जमीन पर गिरता है उसे भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इफ दे आर डिस्ट्रॉयड, दीज एक्सेस वाटर कैन कॉज फ्लड्स। और अगर मैं बात करूं, ट्रीज नहीं होंगे तो वो जो पानी बहुत बड़े अमाउंट में बह रहा होगा, जो रेन वाटर है, वो शायद फ्लड के फॉर्म में आ जाएगा और उससे कई सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। लॉस ऑफ ट्रीज में लेड टू द रिडक्शन इन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो अगर होगा लॉस ऑफ ट्रीज लॉस हो जाएंगे तो क्या होगा, रिडक्शन इन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। दिस मे टर्न लीड टू द लैंडस्लाइड्स इन द माउंटेन रीजन्स। तो लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं क्योंकि वहां पर सॉइल जो है वो एक तरीके से क्या है, बाइंडिंग कैपेसिटी उनकी बहुत कम हो चुकी है, सॉइल पार्टिकल्स लूज हो चुके हैं, तो लैंडस्लाइड्स हो सकती है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर विल बी अ स्कैरिटी of the products that we obtain from forest। हमें आ सकती है जो प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। Forests also provide habitat to a large number of organisms due to loss of flora and fauna will be affected as they both are dependent on each other। यानी फ्लोरा और फाuna दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर दोनों में से किसी एक को भी नुकसान पहुंचेगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉल्यूशन और क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं वो किस तरह से खराब इफेक्ट डालते हैं। देखो, एयर एंड वाटर गेट पॉल्यूटेड विद द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। एयर और वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड से, जो कि कहां यूज किए जाते हैं, इन एग्रीकल्चर एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, एयर और वाटर पॉल्यूटेड होते हैं किससे, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से, जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। और टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से। ठीक है, वीक एंड सस्पेक्टेबल स्पीशीज आर अनेबल टू टॉलरेट दीज पॉल्यूटेंट्स एंड दे आर एलिमिनेटेड। यानी जो स्पीशीज कमजोर होती हैं, जो टॉलरेट नहीं कर सकती इन टॉक्सिक सब्सटेंस को या पॉल्यूशन को, वो एलिमिनेट हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण चेंज हो रहा है टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न, ये सब दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग एंड द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। सच चेंजेस हैव एडवर्स इफेक्ट इन बायोडायवर्सिटी, और ये बहुत बुरे इफेक्ट डालेंगे बायोडायवर्सिटी पर। इसके बाद देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। जो एक्सोटिक स्पीशीज होती है, जो बाहर से लाई गई स्पीशीज होती हैं, उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है वहां पर रहने वाली लोकल स्पीशीज पर। देखो, when new species are introduced into the new region, मान लो कोई नई स्पीशीज है जो नए रीजन्स के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, they may grow and multiply rapidly, वो ग्रो करेगी और रैपिडली मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, हैंडलिंग द ग्रोथ ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मे भी हो सकता है वहां पर ऑलरेडी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ को वो अफेक्ट करे। दिस कैन ग्रेजुअली डिक्रीज देयर पॉपुलेशन एंड कैन इवन कॉज देयर डेथ, और वो बाहर से आई हुई स्पीशीज इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो गई कि वहां पर रहने वाली लोकल स्पीशीज जो है उनको खत्म कर रही है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ सेकंड मेजर कॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। ये सेकंड मेजर कॉज है स्पीशीज के एक्सटेंशन का। सच एक्सोटिक स्पीशीज आर हार्मफुल फॉर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। यानी चाहे आप किसी फिश को लेकर के आओ, चाहे किसी लैंड एनिमल को लेकर के आओ, नुकसान दोनों जगह पर ही होगा, है ना। उसके बाद हंटिंग ऑफ एनिमल्स। देखिए, हंटिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है कि एनिमल्स जो है उनका शिकार करना। मैनी एनिमल्स आर हंटेड डाउन इलीगली। लीगल हंटिंग कॉल्ड पॉचिंग, ठीक है, इज अ मेजर थ्रेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, पॉचर्स हंट एनिमल्स फॉर, यानी जो पॉचर्स होते हैं, यानी जो लीगल हंटिंग वाले होते हैं, वो किसके लिए मारते हैं एनिमल्स को, बॉडी पार्ट्स यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। कई बार उनके बॉडी पार्ट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन के यूज में काम आते हैं। एग्जाम्पल, पोचिंग इन इंडियन राइनोसोरस फॉर हॉर्न्स, यानी कि इंडियन राइनोसोरस को मारा जाता है उनके सींग के लिए।
बॉडी पार्ट्स वैल्यूड एज ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। एशियन एलिफेंट्स फॉर द इवोवी टस्क, ठीक है, तो उनके जो इवोरी टस्क जो होते हैं यानी बाहर से दिखाने वाले दांत जो होते हैं ना, उनसे क्या बनती है, चूड़ियां वगैरह बनती है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं जो कि महंगे मिलते हैं। फर फर और हाइड्स ऑफ डियर एंड द कैटल फॉर लेदर, ठीक है, एलिगेटर्स एंड स्नेक्स फॉर स्किन एक्सेट्रा, यानी कि हिरण जो होते हैं वो उनके सींगों के लिए, उसके बाद में जो स्किन होती है, एलिगेटर्स जो होते हैं और स्नेक्स जो होते हैं उनको स्किन के लिए, इन सब चीजों मारा जाता है। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग क्या होता है, जरूरत से ज्यादा ही चर जाना, ठीक है। ओवरग्रेजिंग बाय इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ कैटल्स एंड शिप कॉजेज श्रिंकेज ऑफ ग्रासलैंड्स एंड द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स। देखो अगर बाई चांस कैटल्स जो होते हैं, जो घास चरते हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वो घास को खा करके खत्म कर देंगे। जब घास को खा के खत्म कर देंगे तो जो ग्रासलैंड्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। अब वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, इससे भी स्पीशीज खत्म होती है। देखो सेल्फ टेस्ट 1 में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, जो बायोडायवर्सिटी टर्म है वो किसने दी थी, एजी टेंसले, ई.ओ. विल्सन, एडवर्ड जेनर या ई.पी. ओडम ने। तो हमने पढ़ा है ये ई.ओ. विल्सन ने दी थी, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या हमें पता है, ठीक है। द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन आवर प्लैनेट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। क्या होता है बायोडायवर्सिटी, फ्लोरा फौना, एक्सोटिक स्पीशीज नहीं होता, आवर प्लैनेट के, हमारे प्लैनेट के ऊपर रहने वाले जितने भी स्पीशीज हैं मिला करके बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। Which of the following is a natural cause of deforestation? इसलिए इनमें से कौन सा है जो कि नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन के लिए, क्लीनिंग ऑफ लैंड फॉर माइनिंग, माइनिंग के लिए लैंड क्लियर करना, नहीं ये तो इंसानों के लिए। लैंडस्लाइड और फॉरेस्ट फायर, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, लैंडस्लाइड और फॉरेस्ट फायर से हो सकता है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑल प्लांट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट, क्या सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एक साथ में कंस्टिट्यूट करके क्या बनाते हैं, फोना, फ्लोरा, एक्सोटिक स्पीशीज या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है प्लांट्स को तो हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोल देते हैं, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लायन इज अ डैश 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 स्पीशीज ऑफ गिर फॉरेस्ट। लायन जो है वो कैसी स्पीशीज है गिर फॉरेस्ट की, तो वो वहां की एंडेमिक स्पीशीज है। एक्सोटिक, एक्सटिंक्ट, एंडेमिक या फ्लोरा, तो वो एंडेमिक स्पीशीज है, ये हमने पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले, ये एंडेमिक स्पीशीज। टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी बायोडायवर्सिटी को बचाना। तो देखो क्या कहता है ये, पहली लाइन इसकी ये कहती है, देखो, द प्रिवेंशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। यानी प्लांट्स और एनिमल्स को इस तरह से मैनेज करना ताकि वो खत्म ना हो, उसे हम बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व quickly of environment and ensure that availability of useful ants and animals to future generations। हम क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं क्विकली, ताकि अगर हमें किसी को बचाना हो तो उनको एनवायरनमेंट से उठाते हैं, क्विकली उन्हें बचाते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो बचे हुए रहें। ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। इस तरह से देखो, बायोडायवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम थ्रू द फूड चेन एंड फूड वेब। आपको पता है बायोडायवर्सिटी जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करती है, किसको, इकोसिस्टम की, फूड चेन को और फूड वेब को, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन्स, फॉडर, फाइबर्स, टिम्बर एक्सेट्रा, यानी प्लांट से ये सब चीजें मिलती है। एंड एनिमल्स प्रोवाइड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज मीट, फिश, एग्स, मिल्क, हनी, सिल्क एक्सेट्रा। एनिमल्स से हमें ये सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, प्लांट्स प्योरीफाई एयर, प्लांट्स जो होते हैं वो प्योरीफाई करते हैं एयर को। बायोडायवर्सिटी ऑल्सो हेल्प्स इन साइक्लिंग ऑफ वाटर एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जितने भी साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब चीजें जो होती है उनको मेंटेन रखने में भी बायोडायवर्सिटी बहुत हेल्प करती है। वाइल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ चाहिए होती है हमें ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर। देखो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जब हम आर्टिफिशियली दो एनिमल्स को आपस में ब्रीड करवा करके उनकी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं, उनको ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। तो वहां जहां ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करवाया जाएगा वहां हमें वैसा एनवायरनमेंट भी तो चाहिए रहेगा, वैसे वाइल्ड एनिमल्स भी तो चाहिए रहेंगे। एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सेरिकल्चर में, एपीकल्चर में। सेरिकल्चर और एपीकल्चर क्या होता है, देखो सेरिकल्चर वर्ड आते हैं
सिल्क वर्म के पालने के लिए, और एपीकल्चर वर्ड आता है मधुमक्खियों को पालने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ नेचर एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर इंटरडिपेंडेंट। यानी ह्यूमंस जो है वो भी नेचर का एक पार्ट है, और नेचर में सब कुछ जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंटली चलता है। यानी ह्यूमंस खुद जो है वो भी तो किसी चीज पर डिपेंड है, हम प्लांट्स पर डिपेंड है, हम एनिमल्स पर डिपेंड है। एनी डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी विल थ्रेटन द होल सपोर्ट सिस्टम एंड विल बी थ्रेट टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर इनमें कहीं पर भी कुछ भी खराबी आई तो शायद हो सकता है ह्यूमन के लिए भी वो खतरा हो जाएगा। Therefore, biodiversity needs to be conserved। इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना जरूरी है। इसमें सबसे पहला देखो क्या आ रहा है, कंजर्वेशन के मेथड्स आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी फॉरेस्ट को बचाना और उसका मैनेजमेंट करना। कैसे देखो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स along with maintaining ecological balance। अगर हमें फॉरेस्ट से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स निकालने हैं तो उन्हें बचाना भी तो पड़ेगा, है यानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, नेचर के लिए भी बचाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इट्स कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग वेज। इसको कैसे बचाया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से। देखो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड रोटेशनली एंड इकोनॉमिकली, यानी फॉरेस्ट से जो भी चीजें मिलती है उसको रोटेशनली और इकोनॉमिकली यूज करो, यानी कि बार बार इनको यूज करना चाहिए अगर वो एक से ज्यादा बार यूज करने लायक है तो, और इकोनॉमिकली यूज करो मतलब जितनी जरूरत है उतना यूज करो। अल्टरनेटिव फॉर फ्यूल वुड शुड बी एक्सप्लोर्ड, एग्जांपल बायोगैस। यानी कि जो फ्यूल वुड जो होती है वो क्या है, वो क्या है, नेचर में थोड़ी सी है, ठीक है ना, तो उसकी जगह उसके दूसरे अल्टरनेट देखो ना, जैसे बायोगैस जिसको हम गोबर गैस कहते हैं, वो भी उसकी यूज आ सकती है। ठीक है, ग्रेडिंग बाय अ कैटल शुड बी रेगुलेटेड, यानी ज्यादातर जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, उनको रेगुलेट करो, क्योंकि वो सब कुछ खा करके खत्म कर देते हैं। जो ग्रेजिंग है, चरना जो है वो लिमिटेड करो। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर बाय पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकर्स, ठीक है, कैंपर्स फॉर बर्निंग, ठीक है, डेब्रिज एंड द फॉर्म ऑफ रेस्ट एंड डिजीजेस बाय द स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड द फंगिसाइड्स। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपको स्मोकर्स वगैरह जो हैं उनसे क्या करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए कि भैया आप यहाँ पर जो स्मोकिंग वगैरह है वो नहीं कर सकते। बात बताता हूँ क्या होता है। स्मोकर्स होते हैं वो जंगलों में जाते हैं, जंगलों में होती है सूखी पत्तियां, वहां पर वो स्मोकिंग करते हैं और अपना जो जलता हुआ सिगरेट जो होता है वो वहीं फेंक देते हैं। तो सूखी पत्तियां, तो आपको पता है सूखी पत्तियां, घास जो होती है बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, फिर धीरे धीरे वो आग बढ़ती बढ़ती पूरे जंगल में बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों को रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कई बार डिजीज फैल जाती है प्लांट्स के अंदर, तो टाइम टू टाइम पर स्प्रे करना, ठीक है ना, किसका, फंगीसाइड्स का स्प्रे करना, डिजीज कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनके खिलाफ जो केमिकल्स होते हैं उन सबको स्प्रे करना जरूरी है ताकि प्लांट्स भी मेंटेन रहे। फेलिंग द ट्रीज शुड बी मेड अ पनिशेबल एक्टिविटी, ठीक है, पेड़ों को काटना जो है वो पनिशेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ट्रीज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेड़ को काटने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगानी चाहिए। नेक्स्ट, lakhs of trees are cut in each years to manufacture paper, यानी लाखों पेड़ काटे जाते हैं पूरे साल भर में, क्या बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। Therefore the paper must be recycled to save trees, तो इसीलिए पेपर जो है वो रिसाइकल करने चाहिए ताकि ट्रीज बार बार नहीं काटे जाएं। The paper must be recycled to save trees, energy and water needed to the manufacture it। आपको पता है कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉपी जो होगी या फिर कोई पेपर जो होगा उसको बनाने के लिए आपको डायरेक्टली पेड़ काटना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बार बार रिसाइकिल करेंगे उस चीज को तो हमें पेपर तो मिलेगा, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। फिर क्या फर्क पड़ता है, पेपर तो है ना, पेपर तो है ना, एकदम A1 क्वालिटी का ना सही, थोड़ा A क्वालिटी का पेपर सही, ठीक है ना, उतना खराब भी पेपर नहीं होता है। तो जब रिसाइकिल करके हम पेपर बनाएंगे तो दूसरे पेड़ जो होंगे, नए पेड़ों को तो नहीं काटना पड़ेगा ना, उससे क्या बचेगा, पेड़ बचेंगे। दूसरा, उस पेपर को बनाने के लिए जितना पानी चाहिए होता है वो बचेगा। तीसरा, उस पेपर को बनाने के लिए जो मशीनों में जो एनर्जी लगती है वो भी सेव होगी। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इन एन एरिया प्रीवियसली नॉट ऑक्यूपाइड बाय द फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ठीक है, उन जगहों पर पेड़ लगाना जहां पेड़ नहीं थे उसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन अप टू द सेवरल
एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स टू रिस्टोर द फॉरेस्ट कवर एंड द फॉरेस्ट वेल्थ। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जहां पर जिन जगहों पर पेड़ नहीं है उन जगहों पर पेड़ प्लांट किए जाएंगे। रिफॉरेस्टेशन refers to the planting a new trees where forests have been destroyed। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें उस जगह पर पेड़ थे तो सही लेकिन किसी कारण से नष्ट हो गए, खत्म हो गए, काट दिए गए, उन जगहों पर दोबारा पेड़ लगाना, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। Natural reforestation takes place in destroyed forest area if left undisturbed। हम नेचुरली देख सकते हैं कि जो रिफॉरेस्टेशन हो सकता है जंगलों में, अगर हम उस एरिया को लेफ्ट कर दे, छोड़ दे, अनडिस्टर्ब रखे, तो वहां पर जो बचे हुए प्लांट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, अपने कुछ सीड्स वगैरह जो है वो नीचे गिराएंगे और वहां से नए प्लांट निकल सकते हैं, बट डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दिस प्रोसेस देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर प्लांट खुद को रिजनरेट करेंगे बीज वगैरह से, तो उनमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। उसके बाद कहता है देखो, इन इंडिया द फॉलोइंग एक्ट्स डील विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में अलग अलग तरह के एक्ट हैं जो फॉरेस्ट को बचाने का काम करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये दो है। द मेन टू एम्स ऑफ दीज एक्ट्स, इन एक्ट्स के दो एम्स क्या है? टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट, प्रिजर्व करना और कंजर्व करना फॉरेस्ट को, एंड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग ऑन नियर द फॉरेस्ट। यानी कि जो फॉरेस्ट है उनके आसपास जो लोकल लोग रहते हैं वो उनका यूज भी करते हैं, तो उनको नुकसान और नहीं पहुंचाते, उनसे फ्रूट्स ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, लेकिन उनको काटते नहीं। तो अगर हम फॉरेस्ट बचाएंगे तो जो लोकल एरिया में, उन फॉरेस्ट के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको भी बेसिक नीड की चीजें मिलती रहेंगी। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू सेव द फॉरेस्ट, yet deforestation goes on illegally, it is our duty to help the government to save our forest wealth। नेक्स्ट देखिए, चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सुनो, चिपको मूवमेंट या जिसको हम आम भाषा में चिपको आंदोलन भी कहते हैं, एक ऐसा आंदोलन था जो पेड़ों को बचाने के लिए था। देखो, इट इज द ट्री हगिंग मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1970s इन अ स्मॉल हिली विलेज ऑफ द अपर रीचेस ऑफ हिमालयाज। हिमालय के ऊपर वाले एरियाज जो होते हैं ना, हिली एरियाज जो होते हैं ना, उनके गांव के अंदर ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। द ट्राइबल पीपल ऑफ द टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी realized that the importance of forest and decided against giving its products to the people of another areas। यानी उन्होंने, ये जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लोगों ने फॉरेस्ट जो है उनकी अहमियत समझी और अपने पेड़ और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरों को देने से मना कर दिया। इन मार्च 1973 a sports goods factory was the cut 10 ash trees near the village, ठीक है, मंडाल इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द लोकल पीपल प्रिवेंटेड द सेम हगिंग, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बोलूं तो चिपको, द मार्क ट्रीज। तो यहाँ जब पेड़ काटे गए थे, 10 पेड़ काट लिए गए थे, उसके बाद एश ट्रीज काटे गए, तो उसके बाद वहां के लोगों ने क्या किया, ट्री को हग करके उन्हें बचाने की कोशिश करी। इन 1974 a group of women led by the Gaura Devi successfully prevented the felling of trees near village Reni। और वहां 1974 में एक विलेज में गौरा देवी नाम की जो लेडी थी, उन्होंने ट्रीज को कटने से बचाया। The movement became famous in 1978 when the woman of the Advani village in Tihri Garhwal faced police firing and the latter courted arrest। और उसके बाद में देखो 1978 में भी ये आंदोलन जो है वो फेमस हुआ, उन्होंने पुलिस की गोलियां तक भी खाई पेड़ों को बचाने के लिए। कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं या कई सारे ऐसे आंदोलन हैं जिसमें लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उनको हग किया, आगे आए और पेड़ों को कटने से रोका। इसके बाद देखो, द चिपको मूवमेंट स्प्रेड स्लोली इन ऑल नियर बाय एरियाज अंडर द लीडरशिप ऑफ द श्री सुंदरलाल बहुगुणा ऑफ द सिलियारा इन टिहरी रीजन एंड श्री चांदी प्रसाद भट्ट इन गोपेश्वर। तो अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे लोकल एरियाज के अंदर फैलने लगा। वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, उसके बाद देखो वाइल्ड लाइफ और उसका कंजर्वेशन जो है वो कैसे किया जाए। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें जो लोकल फीमेल्स हैं वो पेड़ को घेर करके खड़ी हैं ताकि उनके कटने से बचाया जा सके। ऐसी सेम चीज जो है वो जोधपुर के पास में जो गांव है
वहां पर भी हुई थी। उसके बाद देखो वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ और उसका जो कंजर्वेशन है वो कैसे करते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ बेसिकली refers to organisms living in their natural habitats like tigers and elephants in dense forest, crocodiles and alligators in natural water bodies and the trees and shrubs in jungle। क्या है वाइल्ड लाइफ जो है उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जैसे टाइगर्स, एलिफेंट वो फॉरेस्ट में रहते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स वाटर बॉडीज में रहते हैं, ट्रीज, श्रब्स ये सब जंगल में रहते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। रिसेंटली ह्यूमंस ने वाइल्ड लाइफ जो है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, पेड़ों को काट करके ले गए, उनके घर उजाड़ दिए। The species of plants and animals whose members are greatly reduced in number or near the extinction is called threatened species। इसके कारण क्या हुआ, कई सारे एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज जो है वो खतरे में आ गई और बस खत्म होने की कगार पे है। तो ऐसी स्पीशीज जो खतरे में है और खत्म होने की कगार पर है उनको हम थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं। क्या थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वॉल्व है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर उसके बारे में। देखो क्या कहते हैं ये, To promote conservation of biodiversity, various governmental and non-governmental organizations, जिनको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, NGO, ठीक है ना, at a local, national and international levels are constantly organizing awareness programs and issuing rules and regulations to protect forests and wildlife। यानी बहुत सारे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं ताकि लोग समझे, इनकी अहमियत समझे और बायोडायवर्सिटी को बचाएं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वर्क्स टुवर्ड्स द assessing the global conservation status of the different plants and animal species। ठीक है, maintains a comprehensive list known as the IUCN Red List for the threatened species। ये जो IUCN है ये क्या निकालती है, एक रेड डाटा लिस्ट निकालती है। उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो थ्रेटेंड है यानी खतरे में है। Here the species are classified into the 9 categories। तो स्पीशीज जो होती है उनको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है on the basis of criteria like the rate of decline, okay, पॉपुलेशन साइज किस किस बेस पर किया जाता है, डिक्लाइन जो घट रही है उनका पॉपुलेशन साइज कितना है, एंड द एरिया ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कहां मिलती है, क्या वो ऐसी स्पीशीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलती है या फिर वो ऐसी स्पीशीज हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलती। इन सब के बेस पर ये कैटेगरीज डिवाइड की जाती है। द मेन एम ऑफ द IUCN रेड लिस्ट टू द फोकस द अटेंशन ऑफ कंजर्वेशन towards the species that are under threat of becoming extinct। यानी कि इनका मेन एम ये है कि जो एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज है उन स्पीशीज को क्या करेंगे, हम बचाने की कोशिश करेंगे। IUCN also publishes a catalog called the Red Data Book। उन्होंने रेड डाटा बुक जो है वो भी पब्लिश की है, which list rare species and those in danger of extinction, जिसके अंदर एक्सटिंक्शन के एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज, एक्सटिंक्शन की कगार पे है जो, यानी खत्म होने वाली है जो स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, ये सब, इन सब के बारे में जो डिटेल्स हैं वो दी है इसमें रेड डाटा बुक में। तो इन कैटेगरीज के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो क्या है, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव दे रखा है। तो देखो कैसी है, सारी स्पीशीज जो है उनके अंदर कुछ स्पीशीज ऐसी है जो कि इवेल्युएट नहीं की गई है। पहली कैटेगरी ये है जो इवेल्युएट नहीं की गई, मतलब हमने इवेल्युएट ही नहीं किया उसके बारे में, ठीक है, देखा ही नहीं उसके बारे में, कोई नॉलेज हमें उसके बारे में उतनी नहीं है। उसके बाद डाटा डेफिशिएंट, यानी कुछ स्पीशीज ऐसी है जिनके बारे में हमारे पास पर्टिकुलर डाटा नहीं है। फिर आती है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। फिर आती है नियर थ्रेटन्ड, यानी कि जो कि आगे चल करके हो सकती है खतरे में आए। फिर आते हैं वेन्यूरेबल। वेन्यूरेबल वो होती है जो शायद खतरे वाली हो सकती है, यानी जिनको आगे चल करके एक्सटिंक्ट होने का सामना करना पड़ सकता है। फिर आती है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड वो होती है जो कि एक तरीके से खतरे की कगार पर है, भैया अब ये तो कम बची है, अब इनको बचा लो नहीं तो ये खत्म हो जाएगी। एक आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होता है वो होती है जो कि बस कुछ ही बचे हैं, कुछ ही, जिनको हम नंबर्स में गिन सकते हैं कि भैया देखो ये स्पीशीज के मेंबर्स हैं, इतने ही बचे हुए हैं, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं। फिर आती है एक्सटेंट इन द वाइल्ड, यानी जंगलों में खत्म हो चुके हैं लेकिन
कुछ ऐसे एरियाज जो ह्यूमंस ने प्रोटेक्ट कर रखे हैं उनमें वो अभी भी हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और लास्ट में आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि आज अर्थ के ऊपर एक भी नहीं बची है। ये कैटेगरीज होती हैं जो कि IUCN जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये देखो, ये सब कैटेगरीज जो है उन सभी को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। देखो एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज अ नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। एग्जांपल है पैसेंजर पिजन, डोडो, सीमिंग एक्सेट्रा। यानी कि अब कोई डाउट नहीं है कि खत्म हो चुकी है, इसका एक भी मेंबर जो है वो नहीं बचा है हमारे पास। तो ये पैसेंजर पिजन्स, डोडो, सीमिंग, ये सब जो है ये खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्टेड स्पीशीज। पैसेंजर पिजन जो है वो तो आपको पता है एक टाइम पर बहुत सारे हुआ करते थे, लोगों ने उनका शिकार कर करके उन्हें बंदूकों से मार मार करके खत्म कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन इट इज नोन एज ओनली टू द सर्वाइव इन कैप्टिविटी एंड देयर इज नो फ्री लिविंग नेचुरल पॉपुलेशन इन दिस स्पीशीज। ठीक है, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो जंगलों में तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे एरियाज जिनको प्रोटेक्टेड किया गया है सिर्फ वो वहां है। A group of presumed to be extinct in the wild when the exclusive surveys is known and or expected habitat at appropriate times, diurnal, seasonal और annual। यानी कि ये तब पता चलता है जब हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं अलग अलग जगहों पर। ये सर्वे जो है वो उनके हैबिटेट में होता है, ये देखने के लिए कि वो स्पीशीज है या नहीं है। कब कब हो सकता है, डायurnal हो सकता है यानी साल में 2 बार, सीजनल हो सकता है पर्टिकुलर सीजन में, एनुअल साल में 1 बार हो सकता है, या फिर थ्रूआउट इट्स हिस्टोरिक रेंज हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इसको रिकॉर्ड करने के लिए गए तो शायद हमारे पास जो है इनके कुछ किसी भी तरह का रिकॉर्ड या हिस्ट्री हाथ नहीं लगी, तो हम मान सकते हैं कि वो वाइल्ड में खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एलागोस क्रूसेव, ठीक है, और हवाइन क्रू, ये सारे जो हैं ऐसे जो वाइल्ड के अंदर तो खत्म हो चुके हैं लेकिन शायद हमारे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर बिल्कुल हैं, अभी भी हैं। फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसको हम CR बोलते हैं शॉर्ट में। अ ग्रुप ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो यानी कि ये है कि अभी भी ये जंगलों में है लेकिन ये जंगल में भी खत्म होने के कगार पर है, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एग्जाम्पल है देखो, घड़ियाल, ठीक है, इवोरी बिल्ड वुडपेकर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्सेट्रा। ये देखो, ये वुडपेकर है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और ये घड़ियाल है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेंजर्ड। ठीक है, द स्पीशीज दैट आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव एंड विल सून बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इफ द सम, ठीक है, कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज। यानी कि अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनको खत्म किए जा रहे हैं, अगर उन फैक्टर्स पे लगाम नहीं लगाई गई तो शायद ये आगे चल करके वाइल्ड से खत्म हो सकते हैं, जंगलों से खत्म हो सकते हैं, वो इंडेंजर्ड होते हैं। ठीक है, गोल्डन लंगूर, ठीक है, एशियाटिक लायन, लायन टेल्ड मकाक, ठीक है, एशियन एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे देखो एलिफेंट दिखा रखा है, इस जगह पर ये दिखा रखा है गोल्डन लंगूर। ठीक है ना। उसके बाद वेनरेबल कौन सी होती है, अ ग्रुप ऑफ वेनरेबल व्हेन इट इज लाइकली टू मूव टू इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इंडियन राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ठीक है, बारहसिंगा, अफ्रीकन एलिफेंट एंड नीलगिरी लंगूर आर द एग्जांपल्स ऑफ वेनरेबल स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लो रिस्क क्या होता है, a group of low risk when it has been evaluated and does not satisfy the criteria of any of the categories, critically endangered, endangered और vulnerable। अगर इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में वो नहीं आती है स्पीशीज, तो अब तक हम कह सकते हैं कि वो लो रिस्क पे है। The group of included in the low risk category can be separated into the 3 subcategories, okay? Conservation dependent, near threatened and the least concerned। ठीक है, ये 3 सब कैटेगरीज और डिवाइड की जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजीज की कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट किस किस तरह की स्ट्रेटेजीज फॉलो करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखो ये 3 तरह की कैटेगरीज यहां पर दिखा रखी है। इसमें देखो, क्रिएशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, स्टेप्स टू रेगुलेट हंटिंग यानी शिकार को रोकना,
एंड कैपेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यानी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बनाना ताकि क्या कर सकते हैं हम उनके नंबर जल्दी जल्दी बढ़ा सकें। देखो, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी अचीव्ड इन द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। थ्री मेथड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोड। द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देखो, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखो, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? ऐसा कंजर्वेशन जिसमें किसी स्पीशीज को उसके हैबिटेट में रखते हुए ही, यानी वो जहां पर रह रही है नेचुरली, उसे वहीं पर रखते हुए ही बचाया जाए, तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। वहीं एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? अगर बाई चांस अगर ये पॉसिबल हुआ तो उसको वाइल्ड से, यानी कि जो उसका हैबिटेट है वहां से उठा करके हम अपने बनाए हुए प्रोटेक्टेड एरियाज में ले जाते हैं और वहां उसके नंबर बढ़ाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, है ना। तो देखो, इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक आता है नेशनल पार्क्स, ठीक है, दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स और एक आते हैं स्कैर्ड ग्रूव्स। ये चार ऐसे एरियाज हैं जो नेचुरली प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ की स्पीशीज को नेचुरली उनके हैबिट में रखते हुए ही बचाया गया है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन जो ह्यूमंस ने बनाई हुई है और वहां पर स्पीशीज को बचाते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, ये एनिमल्स के लिए होता है। बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए होता है। एक आता है जीन बैंक्स, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के जीन्स जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं, वो स्टोर करके रखे जा सकते हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके एनिमल्स हैं उनको दोबारा से लाया जा सकता है। उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें क्या करते हैं हम, गैमिट्स जो होते हैं ना, जो स्पीशीज है उनके गैमिट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये सब स्टोर करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर उनसे वापस दोबारा फर्टिलाइजेशन करवा करके स्पीशीज बनाई जा सके। हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन की। देखो, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ओके। इट इंक्लूड्स protected areas of a different categories, national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, etc. National parks क्या होता है? A national park is a protected land area preserved in a natural conditions to provide natural habitat to the wildlife, ठीक है। Forestry, grazing, cultivation and free entry of the people are banned in national parks. National parks में forestry, grazing, जानवरों का चराना, cultivation वगैरह जो है, free entry जो है, ये सब बैन होते हैं। कुछ नेशनल पार्क्स और किसके लिए वो प्रोटेक्टेड, किसके लिए वो बनाए गए हैं, मेनली कौन सी स्पीशीज है जिसके लिए बनाए गए हैं, उसके नाम यहाँ दे रखा है। देखो, नंबर फर्स्ट जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क दे रखा है जो कि आसाम में है, वो वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए है। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर के अंदर है, वो नीलगिरी, चिंकारा, ब्लैकबग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी स्पीशीज को बचाने के लिए है। फिर आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का और ये टाइगर के लिए फेमस है। इसमें टाइगर, एलिफेंट और पैंथर को बचाने के लिए बनाया गया था। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वो वाइल्ड टाइगर और चिंकारा को बचाने के लिए है। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात के अंदर है, वो एशियाटिक लायन और पैंथर्स और सांभर को बचाने के लिए है। सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वो रॉयल बंगाल टाइगर को बचाने के लिए बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड लैंड एरिया रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। हंटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड देयर, हंटिंग बिल्कुल भी वहां पर अलाउ नहीं है, ठीक है। हाउएवर प्राइवेट ओनरशिप राइट्स फॉर कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड द कल्टीवेशन आर ग्रांटेड सो लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी कुछ कभी कभी कुछ लोगों को अंदर जाने की अनुमति दे दी जाती है, परमिशन दे दी जाती है गवर्नमेंट से, ठीक है। जो कुछ चीजें, कुछ भी फ्रूट्स या फिर कोई भी जड़ी बूटियां जो होती है, ये चीजें कुछ माइनर से प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनको लेने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन इस शर्त के साथ में कि आप वाइल्ड एनिमल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इन इंडिया देयर आर 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। जैसे देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहां दिखा रखी है, देखो कुछ। एक है डाचीग्राम सेंचुरी, जम्मू कश्मीर में है, जो कि कश्मीर स्टैग यानी हंगुल को जो है बचाने के लिए है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो राजस्थान के अंदर है, जो साइबेरियन क्रेन्स, एग्रेट्स, हॉर्न्स, फ्लेमिंगोज, ये और जो एक्वेटिक बर्ड्स जो होते हैं ना जनरली, उनको बचाने के लिए। रन ऑफ कच्छ की जो सेंचुरी है वो वाइल्ड एस यानी जंगली गधा, फ्लेमिंगो, स्टार टॉर्टोइज एंड द डेजर्ट फॉक्स, इन सबको बचाने के लिए है। थर्ड गिर सेंचुरी जो कि गुजरात में है, वो एशियाटिक लायंस, चित्तल, सांबर और नीलगिरी गाय को बचाने के लिए है। उसके बाद बांदीपुर सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, वो इंडियन एलिफेंट्स के लिए है। उसके बाद
मधुमलाई सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, वो भी इंडियन एलिफेंट के लिए है। और सेंचुरीज इन अन्नामलाई रीजन जो कि तमिलनाडु के अंदर है, वो एलिफेंट, टाइगर, पैंथर और गौर को बचाने के लिए। तो ये सारे जो है वो सेंचुरीज के नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स की। क्या बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? अ बायोस्फीयर रिजर्व is a specified land area in which multiple use of land is permitted for the preserving biodiversity. ठीक है, it is divided into 3 zones for different activities. सबसे पहले आते हैं कोर जोन where no human activities is permitted, जो सबसे सेंटर वाला एरिया होता है इसका, it is also known as a natural zone. फिर आता है बफर जोन where the limited human activities is allowed, तो बफर जोन होता है। और फिर मैनिपुलेशन जोन where the several human activities are permitted. तो ये कोर जोन सबसे अंदर वाला, बीच वाला जो होता है बफर जोन, और मैनिपुलेशन जोन जो होता है वो सबसे बाहर वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स और उनकी लोकेशन की। यहां देखो बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स दे रखे हैं। ठीक है, देखो पहला है आंचन कमर अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अंडमान निकोबार आइसलैंड्स जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर है। तीसरा आता है कूल डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद आता है डिब्रू सिखोवा जो कि आसाम में है। ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार आइसलैंड्स का ही एक हिस्सा है। गुल्फ ऑफ मुन्नार जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम के अंदर है। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, नौक्रिक जो कि मेघालय के अंदर है। पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल जो उड़ीसा में है। ठीक है, सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में है। शेषचालम जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। और मानस जो कि आसाम में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सारे जो है वो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इतने ही बायोस्फीयर हैं हमारे इंडिया के अंदर जो यहाँ दिखाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सीटू कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सीटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन होता है जिसमें किसी भी एनिमल या फिर प्लांट को या किसी भी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा करके हमारे द्वारा बनाए गए प्रोटेक्टिव हैबिटेट में रखा जाता है। एक्सीटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट्स। ठीक है, इंक्लूड्स जियोलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एक्सेट्रा। जियोलॉजिकल पार्क्स वर्ड्स जू से आया। जू और जियोलॉजिकल पार्क refers to any park, cage or an enclosure in which live animals are kept in a public exhibition. ठीक है, it plays a major role in creating awareness among the common people about the need and conserve the nature. It is an artificial habitat that serves as a breeding centers, यानी breeding centers भी होते हैं उनके, for some rare and endangered animals. Here the animals are bred under the controlled conditions so that babies are well protected and preserved. इसके बाद हम बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में बात करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स प्लांट्स के लिए होते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। ओके, इट इज द प्लेस वेयर द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीन बैंक्स। जीन क्या होता है? जीन बैंक्स आर इंस्टीट्यूट्स द मेंटेन स्टॉक्स ऑफ द वायबल सीड्स, जिनको हम सीड बैंक बोल सकते हैं क्योंकि सीड बैंक में बहुत सारे सीड रखे जाते हैं। लाइव ग्रोइंग प्लांट्स जो ऑर्चिड है, टिश्यूज कल्चर एंड द फ्रोजन जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म का मतलब पता है क्या होता है? गैमेट्स जो होते हैं उनका डीएनए, आरएनए, ये सब, विच इज द होल रेंज ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो अलग अलग तरह के ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने वाले हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या कर लिया जाता है? प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। ठीक है, ओलंपियाड बाइट क्या कहता है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड सम ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स to save endangered species. ठीक है, some of them are Gir Lion Project, Project Tiger, Crocodile Project, Project Elephant, Rhino Conservation, etc. Project Tiger was launched by Government of India in 1973. It is the one of the most successful conservation ventures in the recent times. ठीक है, under this project 23 tiger reserves have been established in the India to conserve tiger and its natural environment. ठीक है, उसके बाद देखो सेल्फ टेस्ट 2 क्या कहता है? सेल्फ टेस्ट 2 कहते हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज एसेंशियल बिकॉज इट मेंटेन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इट प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, इट इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड ऑल ऑफ दीज। ये तो सभी के लिए जरूरी है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद देखो एक्सीटू मेथड
ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंक्लूड्स, ex situ मेथड में क्या इंक्लूड होता है? बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बॉटनिकल गार्डन एंड नेशनल पार्क। तो हमें पता है अभी अभी हमने देखा है कि बॉटनिकल गार्डन जो है वो ex situ कंजर्वेशन का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज Which of the following is an extinct species? इनमें से कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है? गोल्डन लंगूर, पैसेंजर पीजन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या हवाईन क्रो। तो आपको पता है पैसेंजर पीजन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, रेड डाटा बुक कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रेड एल्गी, all red pigments occurring the plants, all threatened species and all red alert polluted zones of the country। आपको पता है उसमें जितनी भी थ्रेटन्ड स्पीशीज होती है उसे बताया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड। नंबर 5, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो आपको पता है ये कहाँ है? आसाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था ये वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर जो है जो इससे रिलेटेड था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी इसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।